बच्चों आज हमारा 7वां लेक्चर है। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 11 एंड टुडे इज़ द लेक्चर नंबर 7 एंड आवर टुडेज टॉपिक इज़ डुअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ लाइट या डुअल नेचर ऑफ मैटर भी आप कह सकते हैं। ठीक है, देखिए बेटा कि सम ऑफ द फिनोमिना ऑफ लाइट लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। देखिए बेटा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में आपको आइडिया आपने 10th में पढ़ा था और यहाँ पर भी हम 11th चैप्टर में सीखेंगे। इंटरफेरेंस आपने 11th क्लास में वेव वाले चैप्टर में पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर 12th चैप्टर में पढ़ेंगे और डिफ्रैक्शन भी हम 12th चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ये क्या होता है ये हमें सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कुछ ऐसे फिनोमिना हैं, दीज फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है ना, यानी कि अगर हम लाइट को वेव के रूप में मानते हैं तो ये जो फिनोमिनन है इनको हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द फिनोमिना लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है, पेयर प्रोडक्शन, एसेक्ट्रास, these phenomena can be explained on the basis of what, particle nature of light। यानी कि अगर हम लाइट को पार्टिकल के रूप में माने तब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन, ये जो फिनोमिनन है इनको हम क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। देयरफॉर साइंटिस्ट हैव एक्सेप्टेड बोथ द नेचर ऑफ द लाइट एंड दे हैव नेम्ड द नेचर ऑफ लाइट एज डुअल नेचर। यानी कि साइंटिस्ट ने मान लिया कि लाइट है वो डबल रोल में है, यानी कि कुछ सर्टेन कंडीशंस में तो ये पार्टिकल नेचर दिखाता है, शो करता है, और कुछ सर्टेन कंडीशंस में ये वेव नेचर शो करता है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने लाइट के नेचर को क्या नाम दिया, डुअल नेचर। डुअल का मतलब होता है द्वैत। यहाँ हेयर डुअल स्टैंड्स फॉर वेव पार्टिकल, यानी कि वेव नेचर भी है और इसका कौन सा नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है। क्लियर है, ये बात आई आपको समझ में। अब देखिए बेटा, अब now one question arises in our mind that light like is the every particle of this universe, every particle like electron, proton, neutron, deuteron। अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन ये क्या है, पार्टिकल तो है ही, तो ये क्या वेव नेचर को शो करते हैं। now one question arises in our mind that light like is the every particle of this universe like इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन शोज द वेव नेचर। दैट इज मैटर जो होता है, मैटर जो होता है, जिस प्रकार से लाइट का डुअल नेचर है, लाइट का डुअल नेचर उस प्रकार से मैटर का भी डुअल नेचर होता है क्या, क्योंकि मैटर का पार्टिकल नेचर तो है ही, बिकॉज मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बनी होती है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है ये पार्टिकल तो है ही, अगर ये वेव नेचर को भी दिखा देंगे तो इनका नेचर भी कैसा हो जाएगा, डुअल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया। नाउ दिस क्वेश्चन वाज फर्स्टली आंसर्ड बाय लुइस विक्टर दे ब्रोगली। ओके, दिस क्वेश्चन वाज फर्स्टली आंसर्ड बाय लुइस विक्टर दे ब्रोगली, साइंटिस्ट। यानी कि ये साइंटिस्ट था जिसका नाम था लुइस विक्टर दे ब्रोगली। And Louis Victor de Broglie has proposed a hypothesis which is known as de Broglie's hypothesis। उसको अपन क्या बोलते हैं, de Broglie's hypothesis बोलते हैं। ठीक है, और ये hypothesis उन्होंने 1924 में दी थी। ठीक है, तो de Broglie's hypothesis क्या है, देखिए ये साइंटिस्ट का नाम है बेटा, de Broglie's हाइपोथेसिस। ठीक है, दे ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। मैंने आपको क्या बताया कि सम ऑफ द फिनोमिना ऑफ लाइट लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन
are those which can be explained on the basis of the wave nature of the light. On the other hand, some of the phenomena like photoelectric effect, Compton effect, pair production are those which can be explained on the basis of the particle nature of the light. Therefore, the scientists have accepted both the nature of the light and they have named the nature of light as dual nature. Okay. Now, one question arises in our mind, that is the every particle of this universe like electron, proton, neutron, deuteron shows the wave nature? This question was firstly answered by in 1924 by Louis Victor de Broglie, and Louis Victor de Broglie have proposed a hypothesis which is known as de Broglie's hypothesis. अब ये de Broglie hypothesis क्या होती है? According to the de Broglie's hypothesis, every moving particle behaves like a wave in certain conditions. कुछ निश्चित परिस्थितियों में प्रत्येक मूविंग पार्टिकल है वो किसकी तरह बिहेव करता है? वेव की तरह बिहेव करता है. इन अदर वर्ड्स यू कैन ऑल्सो से देयर इज ऑलवेज ए वेव एसोसिएटेड विद ए मूविंग पार्टिकल इन सर्टेन कंडीशंस, एंड द वेव एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल इज नोन एज मैटर वेव. उस वेव को कौन सी वेव बोलते हैं? क्योंकि पार्टिकल के साथ में जो वेव जुड़ी हुई है उसको अपन क्या बोलेंगे? मैटर वेव बोलेंगे. एंड द वेवलेंथ ऑफ दिस मैटर वेव इज नोन एज de Broglie's वेवलेंथ. इसको अपन de Broglie वेवलेंथ बोलते हैं. एंड द एक्सप्रेशन ऑफ de Broglie वेवलेंथ इज व्हाट? लैम्डा इक्वल टू h बाई पी. लैम्डा इक्वल टू क्या है? h बाई पी. क्लियर है? अब मेरी बात सुनो कि हेयर लैम्डा क्या है? हेयर लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव लिख सकते हो आप. ठीक है ना? जब पार्टिकल जब मूव करेगा उसके साथ एक वेव एसोसिएट होगी, एक वेव जुड़ेगी और उस वेव की जो वेवलेंथ है वो लैम्डा से डिनोट करते हैं. h यहाँ पर क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आपको कल बताई थी 6.63 या 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. ठीक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड में भी आपको ध्यान होगी 4.1 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड. और P क्या है? P इक्वल टू mv इक्वल टू क्या है? मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल का क्या है? ये मोमेंटम है. पार्टिकल का क्या है? मोमेंटम. देखो बेटा, इसमें लैम्डा वेवलेंथ है और h प्लांक्स कांस्टेंट है और p क्या है? मोमेंटम ऑफ द मूविंग पार्टिकल. अब यहाँ पर आप ये देखो कि द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेव. ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव, क्योंकि लैम्डा वेवलेंथ किसकी होती है? वेव की होती है. एंड p इज व्हाट? दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल. ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है? पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक होती है. एंड द प्लांक कांस्टेंट जॉइंस बोथ द नेचर, और प्लांक कांस्टेंट दोनों जो नेचर है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, दोनों को क्या करता है? ज्वाइन करता है. ठीक है? अब देखो बेटा, अगर इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिखूं, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन एम वी, वेयर m इज द मास ऑफ द मूविंग पार्टिकल एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग पार्टिकल. नाउ फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, यानी कि ऐसा पार्टिकल जिसका m क्या हो? ज़्यादा हो, m उसका हाई हो, लार्ज हो, या m क्या हो? लार्ज हो. मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का मतलब बड़ी स्थूल वस्तुएं. ठीक है? उनके लिए अगर m का वैल्यू ज़्यादा है या फिर हाईली एनर्जेटिक हो, जिनके लिए v क्या हो? हाई हो. v हाई का मतलब उनकी एनर्जी हाई हो. ठीक है ना? सो फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट और हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल द वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल इज इनफाइनेटेसिमली स्मॉल. ये क्या होती है? बहुत ही न्यूनतम, बहुत ही कम मिलती है. विच कैन नॉट बी ऑब्जर्व, विच कैन नॉट बी ऑब्जर्वेबल, यानी कि ऑब्जर्वेबल नहीं होती है. क्लियर है? देयरफॉर द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल और द हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल डू नॉट शो द वेव नेचर. वो वेव नेचर को शो नहीं करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, मान लीजिए मेरे हाथ में छोटा सा चौक का टुकड़ा है ये. ठीक है? इसको अगर मैंने फेंका तो इसमें आपको वेव नेचर नज़र नहीं आया. इस प्रकार का वेव नेचर नज़र नहीं आया. क्यों नहीं आया? क्योंकि इसका जो मास है
मास है वो बहुत ही ज़्यादा है, मास बहुत ज़्यादा होने की वजह से वेवलेंथ है वो बहुत ही कम है, और इतनी कम है कि वो हमें ऑब्जर्व नहीं होती, इसी कारण हमें वेव नेचर है वो दिखाई नहीं देता है। बट ऑन द अदर हैंड फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इनके लिए मास बहुत ही क्या होता है, कम होता है। इस चौक के टुकड़े की तुलना में इलेक्ट्रॉन का मास है वो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। इस वजह से वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसलिए जब इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वेव की तरह बिहेव करेगा। और उस वेव को अपन क्या बोलेंगे, डे ब्रोगलीज वेव बोलेंगे, और उसकी या फिर मैटर वेव बोलेंगे, और उसकी वेवलेंथ को अपन डे ब्रोगली वेवलेंथ या फिर वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव बोलेंगे। क्लियर है? तो ये आपका हो गया क्या, डे ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, और इस एक्सप्रेशन की हमने यहाँ पर चर्चा कर ली। अब आगे हम पढ़ेंगे इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, उससे पहले एक चीज़ आपको और बताते हैं, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स। ठीक है ना? तो जब बेटा मैंने जो नोट्स अपलोड किए हैं, वो नोट्स लिखने से पहले आप ये वीडियो लेक्चर्स ज़रूर देखोगे, और उसके हिसाब से फिर ये नोट्स आप अपने लिखेंगे। ठीक है ना? तो अब देखिए, अब आता है वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, यानी कि ये जो हमारा जो फॉर्मूला था डे ब्रोगली वेवलेंथ का, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, ये फॉर्मूला कैसे आता है? ठीक है, या फिर हम यूँ कहें कि दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो ओबेड बाय द फोटोन, ये जो एक्सप्रेशन है फोटोन के द्वारा भी क्या किया जाता है, ओबे किया जाता है। तो एग्जाम में कोई पूछ ले क्वेश्चन कि प्रूव दैट फोटोन ओबेज द डे ब्रोगलीज रिलेशन, ठीक है ना, जो फोटोन है वो डे ब्रोगली रिलेशन को ओबे करता है, ठीक है, या डे ब्रोगली हाइपोथेसिस को ओबे करता है, तो इसको प्रूव करना है अपने को। तो अब देखो इसको प्रूव कैसे करेंगे। नाउ इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी फोटोन इज व्हाट न्यू, देन द एनर्जी ऑफ द फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन ई इक्वल टू कितनी होगी बेटा, एच न्यू। एनर्जी ऑफ फोटोन ई इक्वल टू कितनी होगी, एच न्यू। नाउ इफ द मास ऑफ द फोटोन इज व्हाट एम एंड द वेलोसिटी इज व्हाट if the mass of the photon is m, then according to the mass energy relation, according to मास एनर्जी रिलेशन आप 11th में भी पढ़ चुके हो। द एनर्जी एसोसिएटेड with what, with the photon of mass m equal to mc square. Let it call equation number 2. Now from equation 1 and 2, from equation 1 and 2 we get 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा, we get h न्यू इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा, mc स्क्वेयर। एच न्यू इक्वल टू क्या मिलेगा, mc स्क्वेयर। यहाँ से अपन किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, न्यू की वैल्यू, m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ से। ठीक है, m इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच न्यू अपॉन सी स्क्वेयर। लेट इट कॉल इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है? अब देखिए बेटा, सिंस बाय द डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम, फोटोन का जो मोमेंटम है वो कितना होगा, p इक्वल टू कितना होगा, mc होगा, क्योंकि p इक्वल टू mv होता है, लेकिन फोटोन का जो मोमेंटम है वो कितना होता है, p इक्वल टू m इंटू सी। क्लियर है? देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 एंड 4 से ये m का जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू अपॉन सी, और इनटू क्या हो जाएगा, एच न्यू अपॉन सी स्क्वेयर, एच न्यू अपॉन सी स्क्वेयर। ये m का वैल्यू यहाँ से रख दिया 3 नंबर से, और इनटू क्या होगा, c। एक c से c क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो p इक्वल टू कितना आ गया, एच न्यू बाई सी। p इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, एच न्यू बाई सी। इसको मैं ये लिख दूँ, p इक्वल टू एच अपॉन सी बाई न्यू लिख सकता हूँ। अब आपको पता है सिंस न्यू इक्वल टू क्या होता है, c बाई लेमडा,
या लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा c बाई न्यू। तो c बाई न्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ लैम्डा, तो p इक्वल टू क्या आ गया h अपॉन लैम्डा, या लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया h अपॉन p आ गया, ठीक है ना। हैंस प्रूव्ड, यानी कि इट इज़ क्लियर दैट फोटोन ऑल्सो ओबेज द दे ब्रोगलीज इक्वेशन और दे ब्रोगलीज रिलेशन। दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आपको क्लियर है। अब इसके बाद में देखिए बेटा, आसान सा टॉपिक था ये। अब अपन क्या करेंगे, जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, जैसे कि मान लो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे पार्टिकल हैं। और जब ये मूव करेंगे तो किसकी तरह बिहेव करेंगे, दे ब्रोगली के अनुसार वेव की तरह बिहेव करेंगे। तो उस वेव की क्या होगी, वेवलेंथ होगी। वो वेवलेंथ अपन इन डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ दे ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स। तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ दे ब्रोगली ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए हम क्या करेंगे, दे ब्रोगलीज वेवलेंथ की कैलकुलेशन करेंगे। तो अब इसमें देखिए बेटा, सबसे पहले मैं आपको एक जो ये फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p था, इसको अपन क्या करेंगे, मोमेंटम की टर्म्स में या काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में लेकर आते हैं। मोमेंटम की टर्म्स में तो है ही ये। देखो, सिंस वी नो दैट लैम्डा इक्वल टू क्या होता है बेटा, h अपॉन p होता है। मैं इसको काइनेटिक एनर्जी की टर्म में लेकर आता हूँ, क्योंकि उसकी हेल्प लेंगे अपन यहाँ पर, ठीक है। इफ द मास ऑफ द मूविंग पार्टिकल, कोई भी मूविंग पार्टिकल है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होगी, और उस वेव की वेवलेंथ दे ब्रोगली के अनुसार लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p से दी जाती है। अब इफ द मास ऑफ द मूविंग पार्टिकल इज m एंड इट्स वेलोसिटी इज व्हाट v, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, k इक्वल टू कितनी हो जाएगी, हाफ mv², उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अब इक्वेशन 2 से मैं अगर ये लिख देता हूँ 2k इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ mv², ऑन मल्टीप्लाइंग द अबव इक्वेशन विद व्हाट, विद m, वी गेट, दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई करवा दो तो 2km इक्वल टू क्या हो जाएगा, m² v² हो जाएगा, या 2km इक्वल टू p² हो जाएगा। क्यों होगा, सिंस p इक्वल टू क्या होता है m इंटू वी, p इक्वल टू m इंटू वी होता है, इसका स्क्वायर करूँगा तो m² v² इक्वल टू p² हो जाएगा, तो p² इक्वल टू 2km, या p इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, √2km, यानी कि ये मोमेंटम है वो काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में आ गया। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 क्या होगा बेटा, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p की वैल्यू क्या रखेंगे, √2km। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यानी कि दे ब्रोगलीज वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर दे ब्रोगलीज वेवलेंथ है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, मोमेंटम, यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में है। तो इसकी हेल्प लेंगे अपन डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए जब वेवलेंथ अपन जब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। ये सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन के लिए करते हैं कैलकुलेशन दे ब्रोगलीज वेवलेंथ की। तो 6 पार्टिकल हैं, कौन कौन से हैं बताता हूँ आपको। एक तो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन, और एक गैस मॉलिक्यूल। 6 पार्टिकल हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन इलेक्ट्रॉन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन के लिए। अब देखो, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये पैरों में ई लिख रहा हूँ, ठीक है ना, सबस्क्रिप्ट में ई लिख रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन को बता रहा है। तो
चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ई होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हम लोगों ने क्या किया है, मैग्नीट्यूड लिया है, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज होता है ये, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का मास हो गया, और प्लांक्स कांस्टेंट H का वैल्यू कितना होता है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। 6.63 भी कुछ बुक्स में लिखा रहता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब देखो बेटा, अब जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से जुड़ी हुई जो मैटर वेव है जिसको दे ब्रोगली वेव कहते हैं, उसकी अपने को वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, कैलकुलेशन करनी है उसकी। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को अपने को वेव की तरह बिहेव कब करेगा, जब अपन इसको चलाएंगे। और इलेक्ट्रॉन को कैसे चला सकते हैं, हाथ से पकड़ करके तो चला नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वोल्टेज लगाएंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज accelerated by a potential difference when an electron is accelerated by a potential difference of V volt, then its kinetic energy इज गिवन बाय, जब हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा देंगे तब इसकी काइनेटिक एनर्जी गिवन बाय K, किसकी काइनेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की, तो Ke इक्वल टू क्या होता है बेटा, चार्ज पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, QE इंटू कितना है V, QE का वैल्यू कितना है E इंटू V। लेट इट कॉल इक्वेशन नंबर 1। अब इतनी काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन चलने लग गया, तो अब इलेक्ट्रॉन चलने लग गया तो इसके साथ एक वेव एसोसिएट होगी। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू दे ब्रोगलीज hypothesis, the wavelength of the matter wave associated with this मूविंग इलेक्ट्रॉन, ये जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है इसके साथ में जो वेव एसोसिएट होगी उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, लैम्डा, इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ बेटा, इक्वल टू H/√2m के होता है, तो m की जगह me और k की जगह ke लिख दिया। लेट इट कॉल इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ से इरेज करूँगा, अब देखिए बेटा, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या होगा, के ई की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, लैम्डा ई इक्वल टू H/√2me इंटू ई वी। अब अपन क्या करेंगे बेटा, बाय पुटिंग the values of H, me, E in the above equation, we get। अब अपन क्या करते हैं, इसमें ये वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो देयरफॉर क्या होगा, लैम्डा ई इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन √2 इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19। अब देखो V की जगह हम V रखेंगे, क्योंकि ये जो V है वो हमारे हाथ में है कि भाई हम कितना 100 वोल्ट 200 वोल्ट कितना वोल्ट लगाकर उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब
जैसे जैसे v का वैल्यू हम चेंज करेंगे तो उसकी वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब आपके लिए होमवर्क ये रहेगा कि आप ये जो है एक्सप्रेशन इसको सिंप्लीफाई करोगे, कैलकुलेट करोगे खुद से, तो आप देखोगे तो कितना आएगा 12.27 अपॉन √v, केवल v बचेगा, और इंटू 10⁻⁻10, और इसका यूनिट क्या होता है वेवलेंथ का, मीटर। या इसको क्या लिख सकते हैं 12.27 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या होता है 10⁻10 मीटर होता है। इसको नैनोमीटर में भी बदलना चाहो तो ये कर सकते हो आप, कैसे कि लैम्डा ई इक्वल टू 12.27 अपॉन √v इंटू 10⁻⁻10 मीटर है। अब मैं क्या करूं, 10 से मल्टीप्लाई करवा दूं, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये 10⁻�9 हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई किया है तो इसमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.227 अपॉन √v, तो ये मीटर आ गया। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1.227 अपॉन √v नैनोमीटर लिख सकते हैं। क्लियर है। एक न्यूमेरिकल है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एसिलेटेड बाय द एसिलेटिंग पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट, जब किसी इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट के पोटेंशियल से क्या किया जाता है, एसिलेट किया जाता है, देन कैलकुलेट व्हाट द दे ब्रोगलीज वेवलेंथ। तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एसेलरेटिंग पोटेंशियल क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पर, मान लो न्यूमेरिकल के अंदर क्या दिया हुआ है, एसेलरेटिंग पोटेंशियल, एसेलरेटिंग पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, v इक्वल टू 100 वोल्ट दिया हुआ है। हमें लैम्डा ई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो 100 वोल्ट से जब इलेक्ट्रॉन को हम जब चलाएंगे तो उसके साथ जो वेव एसोसिएट होगी उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि लैम्डा ई इक्वल टू इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होता है 12.27 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम होता है। तो इसमें अपन क्या करेंगे 12.27 अपॉन √v की जगह 100 लिख देंगे, और 100 का क्या होता है बेटा √10 होता है, और ये कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ 1.227 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा 10 से डिवाइड करेंगे तो इस प्रकार से ये न्यूमेरिकल आपका हो जाता है। अब इसके बाद में 2 नंबर बात आती है किसकी, प्रोटॉन की, ठीक है। तो अब हमें कुछ भी नहीं करना, यही बता देता हूँ आपको। जब प्रोटॉन है तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे कि प्रोटॉन का जो मास होगा वो कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है, मास चेंज हो गया बस। और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है क्यू प्रोटॉन, वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है, पॉजिटिव होता है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू है ही ये। तो ये सारी चीज़ सेम यही रहेगी। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे क्यू प्रोटॉन, ये सेम रहेगा। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे लैम्डा प्रोटॉन, यहाँ पर क्या लिखेंगे एम प्रोटॉन, यहाँ पर के प्रोटॉन, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर लैम्डा प्रोटॉन, यहाँ पर एम प्रोटॉन, ठीक है। यहाँ पर हम लैम्डा प्रोटॉन, और इसमें केवल क्या चेंज होगा मास कितना है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा प्रोटॉन के लिए 0.286, कितना आएगा 0.286 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम, 0.286 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम। ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं, लास्ट वाला रिजल्ट, ठीक है ना। अगर एग्जाम में आता है तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए अपने को लास्ट रिजल्ट याद रखना है, ठीक है ना। 6 के 6 जो पार्टिकल है इनकी जो दे ब्रोगलीज वेवलेंथ है वो आप याद रखेंगे, ठीक है। बाकी एक बार इसको घर पर आप रफ कॉपी में ज़रूर करके देखेंगे, इतना ही आ रहा है क्या। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए हमने देख लिया। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल और गैस मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट इसमें रह गया है, कोई भी क्वेरीज आपकी है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आप जुड़े हुए हो 12th इंग्लिश मीडियम ई क्लास नाम से आपकी जो क्लास है, उसके अंदर आप अपने जो डाउट्स हैं वो सेंड करेंगे, तो हम लोग शॉर्ट वीडियो बना करके आपके पर्सनल नंबर पर उस डाउट का जो हल है वो भेजेंगे। थैंक यू बच्चों। कोई चीज़ अगर दिखाई नहीं दी है तो अब आप देख सकते हैं, ठीक है।